मेरे जनपद के किसी बेरोजगार भाई का मैं अहित नहीं करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी का निवाला मैं नहीं छीनूंगा। हाँ, ये जरूर है कि ठेकेदारी में करूंगा। पूर्व में भी आप प्रबल दावेदार माने जा रहे थे जिलाध्यक्ष को लेकर के, मगर आपको जिला महामंत्री का पद सौंप दिया गया। उस समय कहाँ चूक रह गई थी जो इस समय पूरी कर दी? महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन ये नहीं कि हम पद लोलुपता के चक्कर में अगर आज मेरा नंबर नहीं आया तो मैं ये बोलूंगा कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं, संभावनाएं अनंत हैं और बनती रहती हैं, और संभावनाएं जब समय आता है उसका उचित फल मिलता है। जिलाध्यक्ष हैं, उन पे आरोप भी लगते हैं कि एक तरफा संगठन का जो विस्तार है वो कर दिया गया है। संगठन विस्तार को लेकर के किस तरीके की अब रणनीति तैयार हो रही है? और मेरा सीधा सीधा मतलब है गुटबाजी को लेकर के। गुटबाजी को क्या मानते हैं आप और कितना उस पर कंट्रोल कर पाएंगे? कई मर्तबा दिखता भी है, सार्वजनिक मंच हो या फिर सभाएं हो, कई मर्तबा गुटबाजी स्पष्ट तौर पे दिख भी जाती है। रुद्रप्रयाग विधायक जी के काफी करीबी आप माने जाते हैं, कई मर्तबा आरोप भी लगते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वरिष्ठ हूँ तो विधायक जी का मैं अगर खास भी हूँ तो विधायक जी शायद से मुझे पार्टी फोरम से तो बाहर कोई काम करवाएंगे नहीं। जब जब जिला पंचायत पे संकट आए हैं तो आप ही हनुमान की भूमिका में दिखे थे, मगर उसके बावजूद आक्रामक भूमिका में भी दिखे हैं। प्रतिबद्धता ज्यादा जनता के प्रति है, जनता क्योंकि नहीं, जनता के प्रति है। जनता के प्रति, जनता के साथ साथ मेरे संगठन भी मेरे लिए सर्वोपरि है। दायित्व जिलाध्यक्ष का भी है, पंचायत चुनाव सामने है। देखो, जहां तक दावेदारी की बात है, दावेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है कि आने वाली जो जिला पंचायत है उसमें आप बतौर अध्यक्ष के भी दावेदार रहेंगे। लेकिन महत्वाकांक्षा होनी तो बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में मेरे में महत्वाकांक्षा नहीं होती तो शायद से छात्र जीवन से और आज यहाँ तक मैं न पहुंच पाता। महत्वाकांक्षा भी बहुत जरूरी है। आप एक पंजीकृत कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उस तौर पे भी पूरा जो समाज है आपको जानता है। अब क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि बतौर कॉन्ट्रैक्टर कई आरोप भी लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। भारत भूषण भट्ट जी मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं, जो कि नवनिर्वाचित भाजपा के रुद्रप्रयाग जनपद के अध्यक्ष हैं और अभी अभी कार्यभार संभाला है। लंबे समय तक भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है जनपद रुद्रप्रयाग में संगठन के स्तर से। मैं बातचीत करूंगा आज भट्ट जी से कि किस तरीके से अब आगे जो संगठन की रणनीतियां होंगी, जो संगठन के उद्देश्य हैं, वो आम कार्यकर्ता तक, आम जन तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ पूरी योजना रहेगी, उसी पे बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि एक निर्वाचन जो प्रक्रिया थी भाजपा संगठन की अध्यक्ष पद को लेकर के, काफी देर में नतीजे आए। उत्सुकता पूरे जनपद रुद्रप्रयागी की मैं बात नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में बनी हुई थी और आखिरकार आप निर्वाचित घोषित हो गए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहाड़ी सफरनामा के जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी का मैं प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। देखो, जैसे हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है, ये हमारे पार्टी का विधान है, संगठन का विधान है कि एक निश्चित 3 साल की समय अवधि में हमारे निर्वाचन बूथ स्तर के बाद मंडल स्तर, मंडल स्तर के बाद जिला स्तर और जिला स्तर के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाद राष्ट्र के हमारे चुनाव होते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत ये जो चुनाव प्रक्रिया हमारी संपन्न हुई, ये संगठन पर्व में 10 मार्च तक हमारा यहाँ पर तय होना था और बहुत ही पारदर्शी ढंग से यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए गए। और चुनाव में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, पूर्व जैसे जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनकी राय शुमारी होती है। उनकी राय शुमारी के आधार पर और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर अलग अलग ये हमारे पर्यवेक्षक आते हैं, अलग अलग राय शुमारी करते हैं। उसके बाद जो है ये पैनल 3-4 लोगों का बनता है, तो इसमें 3-4 लोगों का पैनल बनकर अंतिम निर्णय विचार विमर्श के बाद, और जैसे कि आपने देखा होगा कि 10 तारीख को हमारे जो चुनाव अधिकारी यहाँ पे मुकेश कोहली जी थे और पर्यवेक्षक हमारे विनय गोयल जी, पुनीत मित्तल जी और क्या नाम कहते हैं मधु भट्ट जी और राम शरण नौटियाल जी थे। उन्होंने तब यहाँ पर आकर जिलाध्यक्ष की
निर्वाचन की घोषणा की। भट्ट साहब, अगर मैं पूर्व की कार्यकारिणी की बात करूं तो पूर्व में भी आप प्रबल दावेदार माने जा रहे थे जिलाध्यक्ष को लेकर के, मगर आपको जिला महामंत्री का पद सौंप दिया गया। उस समय कहाँ चूक रह गई थी जो इस समय पूरी कर दी? ना, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, ये जहाँ तक जिलाध्यक्ष पे दावेदारी की बात है या मंडल अध्यक्ष पे है, किसी भी पद पे दावेदारी पार्टी कार्यकर्ता का हक होता है। जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो अपने पूरे उससे ये दावेदारी करता है, और जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होता है या जिसे जो भी दायित्व मिलता है उसका निर्वहन करता है। और पद लोलुपता में हम यहाँ काम नहीं करते हैं। महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन ये नहीं कि हम पद लोलुपता के चक्कर में अगर आज मेरा नंबर नहीं आया तो मैं ये बोलूँगा कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं, संभावनाएँ अनंत हैं और बनती रहती हैं, और संभावनाएं जब समय आता है उसका उचित फल मिलता है। संगठन की सेवा में यह है कि संगठन देखता है हम जितने काम कार्य हम कर रहे हैं, संगठन पूरी निगरानी करता है, और उसी का प्रतिफल ये रहा कि जितने यहाँ पे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे, हमारा शीर्ष नेतृत्व था, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व था, सबके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर मुझे ये दायित्व निर्वहन का मौका मिला। और मुझे इस दायित्व को निर्वहन करने में अपने वरिष्ठ जनों का, अपने जितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी का सहयोग अपेक्षित है, और उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः मैं अपने आगे मुकाम पे हासिल कर पाऊंगा या कोई कीर्तिमान बना पाऊंगा। अच्छा, हम भट्ट जी से आज तमाम बातें करेंगे, क्योंकि अगर उनका राजनीतिक जो जीवन देखें वो भी एक लंबा रहा है। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो चाहे उसमें जन प्रतिनिधित्व की बात हो, वो भी एक लंबा समय रहा है। जिला पंचायत के सदस्य के तौर पे भी रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे मैं अभी बातचीत करूंगा। भट्ट साहब, पहले तो क्योंकि मैं कई बातें जो आम जनता में उठती हैं, जो आम जनता में चर्चा का विषय बनती है, मैं उन पे भी चर्चा करूंगा। फिलहाल अब दायित्व आपको मिल चुका है भाजपा जिलाध्यक्ष का। किस तरीके से अब देख रहे हैं? हालांकि एक तरफ तो विश्व का एक सबसे बड़ा दल कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। किस तरीके से अब रणनीति रहेगी आगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो है, हमारा जो पार्टी का विधान है, जो हमारा संविधान है, जब हमारी ये पार्टी की स्थापना हुई थी तब से एक ही चिंतन था कि अंत्योदय हमारी जो योजना थी, आज हमारी सरकारें हैं, काबिज हैं, प्रदेश में है, राष्ट्र में है, और त्रिस्तरीय पंचायत में भी हमारी सरकारें हैं। और जो अंत्योदय की योजना है, अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का तक हमें पहुंचना है, और अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, सर्वप्रथम उसे मुख्य धारा में लाना है, और उसी के निमित्त हमें कार्य करना है। और संगठन के जितने भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, मेरे से पूर्व जितने हुए हैं, जितनी उन्होंने रेखा आज तक खींची है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उसी रेखा को आगे लंबा करने का प्रयास करूंगा, न कि हम किसी वे उस भावना में फंसे। और प्रत्येक का, जितने मेरे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, सभी का मुझे सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। और उनके आशीर्वाद से हम संगठन को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर स्थापित करेंगे। और जहाँ लगता है कि हमें जिस चीज़ के सहयोग की आवश्यकता होगी, जहाँ जहाँ जो कमियां महसूस होंगी, उसे पूरा करने के लिए अपने वरिष्ठ जनों को साथ लेकर और समस्त पार्टी पदाधिकारियों को साथ लेकर कार्य करूंगा। सांगठनिक विस्तार एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जब जिलाध्यक्ष बन जाते हैं तो पूरे जनपद को साथ लेकर चलना होता है। कई मर्तबा हमने देखा है कि जो जिलाध्यक्ष हैं उन पे आरोप भी लगते हैं कि एक तरफा संगठन का जो विस्तार है वो कर दिया गया है। संगठन विस्तार को लेकर के किस तरीके की अब रणनीति तैयार हो रही है और टीम कब तक खड़ी हो जाएगी? देखो, ये जो संगठन विस्तार की वार्ता है, ये अपने जितने भी हमारे यहाँ पे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ हैं, और सभी को के विचारों को लेते हुए, अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके निर्देशन में जैसा भी उचित होगा, जो भी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, ये मैं मानता हूँ कि ये संभव नहीं है कि सब टीम में सम्मिलित हों, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हमारे होंगे जो कि अदृश्य रहकर पूरा सहयोग पार्टी को करते हैं, और जो मुख्य धारा में कभी बहुत टाइम से आते भी नहीं है और आना भी नहीं चाहते, लेकिन जहाँ संगठन की बात है वो 24 आवर्स जो है संगठन के लिए कार्य करते हैं। और जैसा भी यहाँ से हमारा आपस में विचार विमर्श होगा, यहाँ से जो हमारी रायशुमारी होगी, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व का भी मार्गदर्शन लेकर, अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर, जनप्रतिनिधियों की राय लेकर तब संगठन का विस्तार होगा। और मुझे लगता है कि संगठन का विस्तार अभी 5-7 दिन बाद, माने 25 तारीख बाद ही संभव है, क्योंकि अभी हमारे 5 मंडल अध्यक्ष भी अभी यहाँ पर घोषित नहीं हुए हैं। 5 मंडलों में भी चुनाव होने हैं।
संगठन की दृष्टि से हमारे यहाँ पे 13 मंडल हैं, क्योंकि 12 मंडल पूर्व से थे। इस समय एक नया केदार मंडल हमारा बना है, तो 8 मंडलों में हमारे जो है अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। अब 5 मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है और टीम का भी होना, तो ये 25 तारीख के बाद ही संभव हो अच्छा पाएगा। भट्ट जी, जैसे किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जो सेनापति होता है वो अपने कुछ जो ऐसे वीर होते हैं उनको सबसे फ्रंट लाइन पे रखता है, तो ऐसा कुछ दिमाग में अभी खाका बना है कि इन लोगों को फ्रंट फुट पर ही राजनीतिक जो जंग है वो लड़वाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है सब जांबाज हैं और सब युद्ध लड़ने के लिए हर समय मुस्तैद हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि फला आदमी आगे रहेगा तो ज्यादा लड़ेगा और जो सबसे लास्ट है वो कम लड़ेगा। यहाँ जो अध्यक्ष की भूमिका होती है वो एक बूथ अध्यक्ष की भी भूमिका होती है, और एक आम कार्यकर्ता भी अध्यक्ष की हैसियत से और पूरे मनोबल से, पूरे शिद्दत के साथ लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसा यहाँ पे बड़ा छोटे का कोई भाव नहीं है। ये व्यवस्थाएं जो अध्यक्षीय प्रणाली है और जो संगठन की व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं एक कार्य को संपन्न करवाने के लिए जरूर हैं कि दायित्व मिल गया, ये हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता बिना दायित्व के होता है वो और ज्यादा मुस्तैद होता है और ज्यादा गति से और ज्यादा ऊर्जा से युद्ध लड़ता है, और ये चीजें मैंने देखी है। अच्छा भट्ट साहब, क्योंकि कुनबा अगर बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ खटर पटर हमेशा चलती रहती है, सुनने को मिलती रहती है। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि वो खटर पटर संगठनों में हो ही रही है। मेरा सीधा सीधा मतलब है गुटबाजी को लेकर के। गुटबाजी को क्या मानते हैं आप और कितना उस पर कंट्रोल कर पाएंगे? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि गुटबाजी ऐसा कुछ नहीं होता है। जब महत्वाकांक्षा प्रत्येक कार्यकर्ता की होती है। अब जैसे अध्यक्ष पे थे तो अध्यक्ष पे भाई हम 8-10 लोगों ने यहाँ पे दावेदारी की है, लेकिन अध्यक्ष सबके सामने यहाँ पे घोषित हुआ। हमारे सारे अध्यक्ष यहाँ पे थे, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष साथ में थे। अब सबने स्वागत किया, सबने माला पहनाई, सबने उस बात का अनुमोदन किया, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं गुटबंदी है। ये तो खाली एक कयासबाजी होती है। नहीं, कई मर्तबा दिखता भी है, सार्वजनिक मंच हो या फिर सभाएं हो, कई मर्तबा गुटबाजी स्पष्ट तौर पे दिख भी जाती है। नहीं, ये ऐसा होता है कि ये मानवीय जो गुण होते हैं हमारे, मनुष्य का एक वो होता है, नेचर होता है कि वो थोड़ी देर के लिए किसी बात पे हल्का फुल्का नाराजगी कहीं पे हो जाए या उसके समझ का काम ना हो, तो वो अपनी बात को पार्टी फोरम में रखता है और उस बात में भी सुधार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो गुटबंदी है, और जो भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि पार्टी फोरम से बाहर इस बात को करता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हितैषी है। नाराजगी होती है, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, संगठन की बात है, हमारी भी कई दफे कई से नाराजगियां होती हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है हमें पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ व्यक्तिवादी नहीं, यहाँ संगठन है। प्रथम संगठन है, द्वितीय व्यक्ति होता है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के बाद हमारा संगठन, और संगठन के बाद मैं हूँ, और संगठन सर्वोपरि है। और संगठन हित में चाहे हमारा कोई बहुत ज्यादा घना घोर दुश्मन भी रहा हो, तो संगठन हित में उसके लिए हमें कार्य करना है और उसे आगे बढ़ाना है। ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का जो आदेश होगा वो सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोई इफ बट का कोई सवाल नहीं होता है। रुद्रप्रयाग विधायक जी के काफी करीबी आप माने जाते हैं, कई मर्तबा आरोप भी लगते हैं। देखो, जहां तक रुद्रप्रयाग विधायक जी की बात है, रुद्रप्रयाग विधायक जी जो है 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े, रिकॉर्ड मतों से जीते। 2022 में जीते, लड़े, रिकॉर्ड मतों से जीते। अब हमारे वरिष्ठ वो हैं, जनप्रतिनिधि वो हैं, अगर उनके साथ हम अच्छे तालमेल से रहते हैं, हम उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। और चाहे रुद्रप्रयाग विधायक हों, केदारनाथ विधायक हों, पूर्व में सलारानी रावत जी रहे हैं, इससे पूर्व भी रहे हैं, जितने भी वरिष्ठ रहते हैं, मेरा अपना एक स्वभाव है कि प्रत्येक वरिष्ठ का सम्मान करना और उनके राय मशवरा और उनके मार्गदर्शन में चलना, और प्रत्येक का अपना मान सम्मान होता है। और कहीं ना कहीं वो हमारे वरिष्ठ हैं। अगर वो हमारे वरिष्ठ नहीं है तो शीर्ष नेतृत्व ने उनको क्यों 2-2 बार विधायक का टिकट दिया? हर चीज में वो जो है वरिष्ठ हैं, अपार संभावनाएं उनके पास विकास की हैं। और दूसरा बात, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, विद्वान हैं, राजनीतिक चतुरता उनमें है। तो सभी चीजें, सब गुण संपन्न होने के बावजूद अगर रही बात, कोई व्यक्ति ये बोलते हैं कि फला आदमी का करीबी है, मैं अपने वरिष्ठ जनों का करीबी नहीं हूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं दूसरी जगह वरिष्ठ, जितने भी मेरे वरिष्ठ हैं आज से, चाहे जितने भी पूर्व हुए हैं या होंगे, जितने वरिष्ठ आएंगे सब मेरे करीबी होंगे और सबके आशीर्वाद से मैं काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्तिगत मेरा बहुत ज्यादा वो हो। भाई, पसंद
वो अलग विषय है कि मन में मेरी क्या पसंद है, कैसा है। लेकिन संगठन की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे विधायक हैं, दोनों विधायक मेरे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और वरिष्ठ हैं और उनके अनुभव हमारे अनुभवों से काफ़ी हज़ार गुना ज़्यादा हैं और निस्संदेह उनके अनुभवों को वो अनुभवों से सीख लेते हुए मैं संगठन को आगे बढ़ाने में अपने को मजबूत समझूंगा। और जितने भी वरिष्ठ हैं, विधायक जी और भी कई वरिष्ठ हैं, कई हमारे पुराने हैं, जैसे बता रहे हैं कि कई लोग हमारे मुख्य धारा में नहीं होंगे, तो सभी का मैं मार्गदर्शन लूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वरिष्ठ हूँ तो विधायक जी का मैं अगर खास भी हूँ तो विधायक जी शायद से मुझे पार्टी फोरम से तो बाहर कोई काम करवाएंगे नहीं, पार्टी हित में ही कार्य करवाएंगे। सांसद जी के करीब जाऊंगा तो सांसद जी भी पार्टी हित में ही और ये जनपद हित में ही मुझे जो भी देंगे निर्देश देंगे। वरिष्ठ जनों का भी अगर मैं बहुत करीबी होऊंगा तो निस्संदेह मुझे लगता है कि वो संगठन हित में ही होगा, संगठन हित से बाहर नहीं होगा। और ये भी संभव नहीं है कि मैं अगर माना सपोज जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे इतर में जाऊं तो क्या मैं संगठन अच्छे ढंग से चला पाऊंगा, उसमें मुझे भी संदेह लगता है। अब रही बात कहने की, अब कोई कहेंगे कि इसका नजदीकी है, उसका नजदीकी है, या ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का 3 साल के लिए मुझे ये जवाबदारी मिली है और मुझे सबका सम्मान करना है और सबका आशीर्वाद लेकर सबके जितने अनुभव हैं उन अनुभवों का अनुसरण करते हुए मुझे संगठन को आगे बढ़ाना है। और मैं ये समझता हूँ कि सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबसे मैं राय मशवरा लूंगा, सबसे सबकी मैं सुनूंगा और सबके निर्देशों का एक मिश्रण करके और तब मैं किसी चीज को लागू करूंगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी बनेगी और बहुत अच्छा मैं जो है धरातल पे उस चीज को उतार भी पाऊंगा। भट्ट जी, क्योंकि बतौर जिला पंचायत सदस्य आपको एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक जीवन का, सामाजिक क्षेत्र का, और हम लोगों ने देखा है कि जब जब जिला पंचायत पे संकट आए हैं तो आप ही हनुमान की भूमिका में दिखे थे, मगर उसके बावजूद आक्रामक भूमिका में भी दिखे हैं। देखो, जहां तक जनप्रतिनिधि की बात है और एक आम अधिकार की बात है, जनप्रतिनिधि जब 2003 में मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था तो उस समय भी हमारी सरकारें थी, तो हमने खूब लड़ भिड़ कर, खूब संघर्ष कर ऐतिहासिक काम अपने गांव में किए और उससे उस समय से मैं निरंतर अपने उसमें जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता तो मेरी एक ही अवधारणा थी और एक ही मानसिकता थी और एक ही सोच लेकर चला हूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। कतिपय लोगों ने मुझे कहा कि भाई जिला पंचायत उपाध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं, आप उपाध्यक्ष की दावेदारी करो। मैंने कहा मेरा संगठन जो तय करेगा और उसका प्रतिफल था। सुमन तिवारी जी यहाँ पर आए, उन्होंने हमें समर्थन किया, उनके समर्थन से हमारी सरकार बनी, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बना, तो मैंने भी निस्वार्थ भाव से अपने अध्यक्ष को, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को वोट की और डंके की चोट में की। और रही बात उसके बाद काम करने की, तो काम करने की भी जिस ढंग से मैं संगठन के लिए काम करता हूँ, एक ईमानदारी से, निष्ठा से अपने मत का प्रयोग किया, उसी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने क्षेत्र के विकास के लिए भी जो है लड़ भिड़ कर पूरे काम करवाए हैं और अभी भी करवाता रहूंगा। प्रतिबद्धता ज्यादा जनता के प्रति है, जनता क्योंकि नहीं, जनता के प्रति है, जनता के प्रति, जनता के साथ साथ मेरे संगठन भी मेरे लिए सर्वोपरि है और संगठन के बदौलत ही मैंने काम किए हैं। और जब बात आई, तमाम उतार चढ़ाव जिला पंचायत में आए, लेकिन मैं जिला पंचायत से न डिगा हूं, न बिका हूं और न कहीं ढुलमुल हुआ हूं। रही बात जहां तक कार्यों की बात थी, कार्यशैली की बात थी, उसका मैं जरूर बोलता हूं, मुखर होकर बोलता हूं, जिस चीज को बोलना खुला बोलता हूं। अगर जहां पे जो कार्यशैली मेरे समझ में नहीं आएगी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उससे मैंने बोला है कि फला फला चीज में सुधार होना चाहिए। अब वो चीजें हमारी नहीं मिली तो मैं उस चीज के खिलाफ जाने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि मैं संगठन के खिलाफ अविश्वास में चले जाऊं या मैं जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके खिलाफ वोट कर दूं या जिला पंचायत अध्यक्ष को मैं सार्वजनिक तौर पे कोई अपमानित करूं, ऐसे मैंने कोई कार्य नहीं किया है। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष को पूर्ण जोर से, जितना मेरा अनुभव था उससे ज्यादा मैंने जो है पैरवी की है और जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने वहां पे स्थापित किया है। उसका प्रतिफल यह है कि मैं मानता हूं कि इस समय का जो जिला पंचायत था, इस जिला पंचायत में ऐतिहासिक कार्य प्रत्येक सदस्य ने किए और हमारे वार्डों में ऐतिहासिक काम हुए और धरातल पे काम भी दिख रहे हैं और काम भी हुए हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि अब आप एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तमाम बातें आपके सामने रहेंगी, तमाम लोग आपके सामने रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आपके सामने जो एक सबसे बड़ा टास्क होगा, सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो होगा पंचायत चुनाव, जिसको लेकर के कि अब तुरंत ही हम लोग पंचायत चुनाव में जाने वाले हैं।
क्या कुछ स्थितियां अब आप आगे देख रहे हैं? पंचायत चुनाव में देखिए, पंचायत चुनाव जिस दिन भी होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रधान होगा, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड मेंबर होगा, क्षेत्र पंचायत भारतीय जनता पार्टी का होगा, प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का होगा, जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी का आएगा और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी का आएगा। ये मेरा विश्वास है और इसके लिए हमें दिन रात एक करके युद्ध स्तर पे हम अपने प्रत्येक वार्ड मेंबर को जिता के लाएंगे, प्रत्येक प्रमुख को हम जिता के लाएंगे, प्रत्येक प्रधान तक हम अपना बना के लाएंगे। पर रणनीति क्या होगी? रणनीति उसके लिए हमारी संगठन की रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ग्राम पंचायत इकाई तक गठित है और ग्राम पंचायत में हमारी जो बूथ कमेटियां हैं वो तत्पर हैं कार्य करने के लिए और इस बीच में हम इन कार्यों में लग भी गए हैं कि हमारे जितने भी और पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी के साथ हमारे प्रमुख हैं, जितने भी हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सभी के साथ बैठकर इसके बारे में गहन चर्चा भी होगी और किस किस क्षेत्र में हमें क्या काम करना है और किस हिसाब से हमें रणनीति बनानी है। हमारे विधायक हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबको साथ बैठकर एक रणनीति भी होगी। और रही बात ये जहां तक संगठन की, संगठन हमारा ग्राम स्तर तक है और बूथ इकाइयां हमारी गठित हैं। ग्राम स्तर पर हमारा बहुत अच्छा संगठन है और संगठन जो है कार्य करेगा और निस्संदेह मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत बड़े मार्जिन में हम यहाँ पे जीतेंगे और बनेगी। बड़ी पंचायतों की हम बात कर रहे हैं, अगर राजनीतिक चर्चाओं की मैं बात करूं, क्योंकि निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य के तौर पे अभी भी आप हैं, आने वाली जो पंचायत व्यवस्था है उसको लेकर के भी आपकी प्रबल दावेदारी अब तक नजर आई है, सामने आई है, चाहे किसी भी चर्चाओं में देखें, क्या कुछ रहेगी? क्योंकि अब दायित्व जिलाध्यक्ष का भी है, पंचायत चुनाव सामने है। देखो, जहां तक दावेदारी की बात है, दावेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है और अभी इस बारे में तो ये सबसे पहले जो है निर्वाचन की जो न तो अधिसूचना जारी हुई है, नहीं आने वाले दिनों न आरक्षण व्यवस्था तय हुई है। अभी आरक्षण व्यवस्था कैसे रहती है, क्या रहती है और कहाँ पे हमें क्या करना है, वो समय के हिसाब से हमें उसमें निर्णय लेना होगा और जो भी निर्णय लेंगे वो सब आपके सामने आ जाएगा और अच्छा निर्णय होगा और जनपद हित में होगा और पार्टी हित में होगा। क्योंकि चर्चाएं तो ये भी हैं कि अगर जिला पंचायत सदस्य के तौर पे अगर आप चुने जाते हैं, जो आने वाली है, मैं अभी भी कह रहा हूं जो आने वाली है, वो कब आती है मैं नहीं कह रहा हूं, कि आने वाली जो जिला पंचायत है उसमें आप बतौर अध्यक्ष के भी दावेदार रहेंगे। वो सब भविष्य के गर्त में, देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में कि फला चीज मेरी वो भी तय है, वो भी तय है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो अभी तो आरक्षण व्यवस्था, दावेदारी करना भी तो एक कार्यकर्ता का अधिकार है। मैंने आपको पहले भी बोला था जब जिलाध्यक्ष में बात आई थी कि प्रत्येक कार्यकर्ता में महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा होती है, फिर ये महत्वाकांक्षा के वजह से वो जो है अपने दावेदारी करता है। दावेदारी न करने के बाद पद लोलुपता होनी बेकार है, लेकिन महत्वाकांक्षा होनी तो बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में मेरे में महत्वाकांक्षा नहीं होती तो शायद से छात्र जीवन से और आज यहाँ तक मैं न पहुंच पाता। महत्वाकांक्षा भी बहुत जरूरी है। और रही बात जो भी होगा वो निर्णय तो बात का है, उसमें अभी कुछ भी बोला जाना संभव नहीं है कि मैं बोलूंगा कि फला को ये लड़ लेगा, फला वो लड़ लेगा, या मैं लड़ लूंगा, आप लड़ लेंगे, तीसरा लड़ लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संभावना है तो ये है कि रही बात चर्चाएं होनी बहुत जरूरी है और चर्चाओं में रहना भी बहुत आवश्यक है। अब वो एक कह भी रहे थे, कभी हमने सुना था चर्चे खर्चे पर्चे, तो ये चीजें भी होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत जायज भी हैं। तो अच्छा भट्ट जी, क्योंकि तमाम बिंदुओं पे हमने चर्चा की है, एक महत्वपूर्ण बिंदु और रह जाता है, क्योंकि आप अब एक बड़े राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष भी हैं और हर किसी का अपना एक रोजगार होता है, साथ साथ आप एक पंजीकृत कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उस तौर पे भी पूरा जो समाज है आपको जानता है। अब क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि बतौर कॉन्ट्रैक्टर कई आरोप भी लगते हैं। देखो ऐसा है कि व्यवसाय करना मैं तो नहीं समझता हूँ कोई गलत काम है। और रही बात जब हमें अपना कोई जीवन चलाना है, अपने बाल बच्चों, मैंने इसीलिए कहा कि एक पंजीकृत कॉन्ट्रैक्टर है। अब इन सब चीजों को करने के लिए जो है हमें भाई सामाजिक, जब समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा करते हैं। पिछला जो मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और जिला पंचायत क्षेत्र में मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में कोई ठेकेदारी नहीं की। मैं पंजीकृत ठेकेदार हूँ और मैंने एक कसम खाई थी जब मैं जिला पंचायत सदस्य जिस दिन निर्वाचित हुआ था कि मैं इस जिला पंचायत से एक मां मठियाना भगवती को साक्षी मानकर कसम खाई थी कि 1 रुपया नहीं लूंगा और 1 रुपए का हेरा फेरी नहीं होगा। और जिस दिन ये चीज कोई साबित कर देगा कि भारत भूषण भट्ट ने भला जगह
ये ठेकेदारी की, वहां पे उसने 1 रुपया ले लिया, वहां पे 2 रुपये ले लिया, वहां पे वो क्या। मैंने ये बोला कि अगर मेरे क्षेत्र के कोई विकास कार्य भी होते हैं तो वो संबंधित उस ग्राम पंचायत का कोई जो बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको संबद्ध करते हुए उनके लिए मैं कार्य करूंगा, और किया है मैंने, काफी हद तक मुझे सफलता भी मिली है। अब रही बात रही है ठेकेदारी की, तो ठेकेदारी मेरे जनपद के किसी बेरोजगार भाई का मैं अहित नहीं करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी का निवाला मैं नहीं छीनूंगा। हाँ, ये जरूर है कि ठेकेदारी में करूंगा, और ठेकेदारी नहीं करूंगा तो अनैतिक तरीके से मैं व्यवसाय होना चाहिए। अनैतिक तरीके से दूसरा काम करूंगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी से मांग कर किसी के सहारे में वो करूं। तो स्वावलंबन भी बहुत जरूरी है, और अपने को, अपने जो चलना है, उठना है, बैठना है, अपने दैनिक खर्चे हैं, खाना पीना भी है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और ठेकेदारी भी करूंगा। ऐसा नहीं कि ठेकेदारी नहीं करूंगा, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि किसी बेरोजगार भाई का ज्यादा से ज्यादा मैं अपने साथ उस क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ूंगा, और जोड़ भी रखे हैं और आगे भी जोड़ता रहूंगा, और उन लोगों का अहित न हो, उनके हित को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को भी जारी रखूंगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ भारत भूषण भट्ट जी, जो कि नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी रुद्रप्रयाग के, और बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। आगे भी हम तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अब भट्ट जी एक बड़े राजनीतिक दल के सांगठनिक प्रमुख के तौर पे भी जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। तो तमाम मुद्दों पे हमारी नजरें रहेगी। जनता की जो आवाज है, जो बात है, जो चर्चाएं हैं, वो हम उन तक पहुंचाते रहेंगे, उनके सवालों का जवाब उनसे लेते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।